Hello everyone. So let us discuss one of the most important topics of cost accounting, that is contract costing. In the previous video, I have explained you the concept of job costing with its numerical examples related to job cost sheet as well as cost of WIP. So जो अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इसकी आपको 3-4 वीडियोस मिलेंगी प्लेलिस्ट में, बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सारी वीडियोस एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखें, बिकॉज इसकी जो वीडियोस हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही अरेंज की है। वैसे तुमने पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट जो है सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज की हुई है, आप उसको देखिए, उससे आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर पे मूव करते हैं। सी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नथिंग बट ये होता जॉब कॉस्टिंग की तरह ही है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर ऑर्डर आप कह सकते हो, एक पर्टिकुलर जॉब कह सकते हो जब हम उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक एक्सटेंशन आप कह लीजिए जॉब कॉस्टिंग का होता है। वाई? बिकॉज जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं और बिग साइज के होते हैं, जिसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो आप ये याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज इन्वॉल्व्स you can say big and large contracts which will take more time and more investment। ठीक है, इसमें भी हम यही करते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट की तरह ही मानते हैं, जैसे हम जॉब कॉस्टिंग में मानते थे, ताकि हमें पता लगे कि हमारा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जैसे कई बार आप कहते हो कि रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला या ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब ब्रिज एक दिन में तो बनेगा नहीं, इट कैन टेक ईयर्स टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। तो इस तरह के जब भी कोई कॉस्टिंग करेंगे वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएगा। और जिस प्राइस पर, देखिए दो पार्टी है यहाँ पर, एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्टर जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया काम करने के लिए, और जो लेट्स से गवर्नमेंट रोड बनवा रही है तो गवर्नमेंट हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टी। तो जो भाई सिंपल मतलब हुआ, जो प्राइस पे करेगी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो देखिए यही मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, contract costing is a special form of job costing. Each contract is a cost unit and account is open for each contract in the books of contractor to determine profit or loss. The price agreed to be paid by the contractee, जैसे गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, to the contractor is known as contract price. Contract costing is used in, जैसे मैंने आपको बताया था, building construction, road construction, bridge construction and other civil engineering works. तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। अब दूसरा देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो लिखने का तरीका यही है, जॉब कॉस्टिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको उसको मीनिंग और डेफिनेशन बताया था, पहले आप वो लिखेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में लिखेंगे, और फिर आप ये डिफरेंस के 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 4 या 5 जो भी आप लर्न करेंगे। मैंने आपको बताया था जॉब कॉस्टिंग जो होती है वो थोड़ा सा यू कैन से स्मॉलर साइज की होती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज बेसिकली फॉर ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यही है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर बिग एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म जॉब्स और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। Allocation and apportionment of overhead is simpler in contract costing as compared to job costing, because वहां पर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि जॉब कॉस्टिंग के अंदर अब कई बार होता है कि भाई इतना बड़ा साइज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कई बार हमें अमाउंट डिटरमिन करना फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो इसमें हमें पता होता है स्पेसिफिकली कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा माल आया या कौन सी मशीन हमने खरीदी। तो एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इजी होता है एज कंपेयर टू जॉब कॉस्टिंग। जॉब्स आर यूजुअली कैरिड आउट इन अ फैक्ट्री, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर हम कहते हैं एक तरह से, इन अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज डन एट अ साइट। भाई रोड कंस्ट्रक्शन की साइट कौन सी है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, तो बेसिकली ये साइट होता है। और जो जॉब कॉस्टिंग होती है दैट इज जनरली डन इनसाइड द प्रीमाइसेस। In contract costing, most of the costs such as labor are directly charged to contract accounts, which is generally not possible in job costing. इसके अंदर मैं आपको एक स्पेसिफिकली पॉइंट बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जैसे जनरली मानते हैं लेबर, हमने जैसे पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ना मोस्टली चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, वो इन दोनों को हम लोग
डायरेक्ट ही मानते हैं। वाई? अब मान लीजिए डायरेक्ट लेबर का हमने मीनिंग ये पढ़ा था जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन अब एक मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइट चल रही है, अब वो साइट बनने के लिए हमने गार्ड या सुपरवाइजरी लेवल पे वहां कोई खड़ा किया हुआ है, तो वो अपनी देख रेख में ही प्रोडक्शन करवा रहा है या ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। तो उस केस में ये वाला पॉइंट जो होता है कि लेबर, मोस्टली जो लेबर की कॉस्ट होती है उसको हम डायरेक्ट लेबर ही मानते हैं इस चैप्टर में। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे भी मैं आपको ये वाला पॉइंट रिपीट और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बट प्लीज रिमेंबर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर आर मोस्टली कॉमन और डायरेक्ट इन द नेचर और इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स तो मैं अभी आपको जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनवाऊंगा इसमें फॉर्मेट, उसमें आपको हेल्प करेगा। स्पेशल पॉइंट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग और सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्लांट और डेप्रिसिएशन, ये विल बी डिस्कस इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं भी लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिस्कस करूंगा, ये मैं वहां आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। बट आप इसमें इतना समझ लीजिए कि जो भी मटेरियल, लेबर या कोई मशीन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई है तो हम उसकी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, और जो मटेरियल या जो प्लांट बच गई वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो रही है तो हम उसको वहां से रिमूव भी कर देंगे, क्रेडिट भी कर देंगे। अब सब कॉन्ट्रैक्ट से टर्म होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर अपने आगे एक कुछ हो सकता है सम स्पेसिफिक पोर्शन या स्मॉल पोर्शन के लिए किसी और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करे जो स्पेशलाइज्ड हो। जैसे कई बार होता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ थोड़ा सा स्टील का काम था, तो मैंने क्या करा, उस स्टील वाले को बुलाकर उसको बोला कि स्टील का काम तुम करोगे, तो लेकिन वो रिपोर्ट मुझे ही करेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह से सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर में गिव सम पोर्शन ऑफ वर्क टू सब कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर, फॉर एग्जाम्पल स्टील वर्क मैन्युफैक्चरर या कुछ भी आप कह सकते हो वर्कर। द कॉस्ट ऑफ सच वर्क इज ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कहने का मतलब है सब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो अभी मैं आपको ये वाले पॉइंट्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट करेंगे तो उसके हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका डिस्कस। अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं, आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फिफ्थ पॉइंट भी आ गया, एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है कि भाई कई बार होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म है, 2 साल 3 साल, तो कई बार उसमें होता है कि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होने के कारण मटेरियल और लेबर के रेट्स चेंज हो गए, या तो बढ़ भी सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्टी का नुकसान है क्योंकि उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर कम हो गए तो कॉन्ट्रैक्टी जाता है कि वो रेट मेरे लिए भी रिवाइज हो। तो इसीलिए एस्केलेशन क्लॉज आ जाता है जहां पर हम कहते हैं अगर एक मटेरियल और लेबर का रेट कुछ स्पेसिफाइड लिमिट, भाई थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बियॉन्ड सर्टेन लिमिट से ऊपर नीचे जा रहा है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, ताकि दोनों, ये तो हो सकता है ज्यादा या कम, दोनों पार्टी का नुकसान या फायदा हो सकता है, तो हम दोनों के इंटरेस्ट के लिए इन प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंसिडर करेंगे या आप सेफगार्ड करेंगे हम दोनों को, तो उसको हम बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। तो देखिए, दिस क्लॉज प्रोवाइड्स दैट चेंज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा specified in the contract changes beyond a specified limit during the execution of a contract may be suitably adjusted. This is to safeguard the interest of both contractor and contractee in case of price fluctuations. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया एस्केलेशन होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जरूरी था। देन नेक्स्ट कम्स इज वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अब जैसे मान लीजिए कई बार आधा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी पूरा ब्रिज नहीं बना, पार्ट ऑफ द ब्रिज बन गया, तो उसमें क्या होता है, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टी का एक आर्किटेक्ट होता है, वो आपके वर्क को सर्टिफाई करेगा। किसके वर्क को? कॉन्ट्रैक्टर के वर्क को। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई इन्होंने 50% या 40% या 30% काम कर दिया, आप इनकी पेमेंट रिलीज कर सकते हो, तो वो होता है वर्क सर्टिफाइड। लेकिन वो कहता है कि भाई मेरे को अप्रूव नहीं हुआ, मेरे को नहीं समझ में आया, काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो वो होता है हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, द आर्किटेक्ट इज रिक्वायर्ड टू वैल्यू WIP। जब वो कंप्लीट नहीं हुआ तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, विच इज क्लासिफाइड एज वर्क सर्टिफाइड
दिस पार्ट ऑफ WIP हैज बीन अप्रूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी आर्किटेक्ट फॉर पेमेंट। भाई इसका मतलब आर्किटेक्ट सेटिस्फाई है कि इतना काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, तो इसकी पेमेंट आप रिलीज कर सकते हो। वर्क अनसर्टिफाइड इज इट इज नॉट अप्रूव फॉर पेमेंट एंड इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट। तो इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि इसकी पेमेंट जब आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर ने मान लीजिए आपसे एक लमसम अमाउंट माना, तो उसमें उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। तो वो कहता है जब मैंने 50% या 30% काम दे दिया करके दे दिया तो मुझे उसकी पेमेंट दो, तो उसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा उस उतने परसेंटेज का, 30-40 जो भी आपका परसेंटेज है। बोथ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड ऑल्सो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये आपको जो मोस्टली है ये आपको वीडियो 3 में समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, सेकेंड वीडियो में नहीं, सेकेंड वीडियो में मैं आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो बिफोर दैट आप यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है और मैंने कुछ टर्म्स आपको बोली थी कि अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में समझाऊंगा। ये भी एक तरह से आप ये लगा सकते हो कि जैसे एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, खर्चे वगैरह जो आ गए, और क्रेडिट में इनकम और जो हमारा जो मटेरियल या जो एसेट बच गया तो वो वाला। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं। अब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं आपका अकाउंट बना रहा हूँ। तो देखिए मटेरियल परचेज, मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए मटेरियल परचेज किया, तो मैंने खर्चा किया, तो मैंने डेबिट कर दिया। मैं मटेरियल अपने स्टोर से लेकर आया, भाई मेरे पास ऑलरेडी पहले स्टोर में मटेरियल था, आपका नहीं था, मैं अपना लेकर आया हूँ, तो इसको भी मैंने डेबिट कर दिया, ये भी एक्सपेंस हो गया। मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर मेरा पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वहां से कुछ माल मंगवाया, तो इसका मतलब ये सारा मटेरियल से रिलेटेड हो गया, जो कॉन्ट्रैक्टर लेकर आया आपके कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो वो खर्चा हो गया, तो उसने सबको डेबिट कर दिया। आपके यहाँ लेबर लगाई, उसको पेमेंट कर आपने पे कर दिया, या अभी आउटस्टैंडिंग है, जैसे ट्रेडिंग एंड P&L में होता था, खर्चा तो है ना, आपको देना तो है ही, आपने कुछ पे कर दिया, कुछ पे नहीं किया, तो वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है। अब मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्लांट परचेज की, मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी तो वो भी खर्चा, मैंने आपके लिए मशीन खरीदी है, या तो मशीन के पूरी कॉस्ट आप लिख सकते हो या उसका डेप्रिसिएशन। अगर मशीन बच गई, मैं कहता हूँ कि मशीन बच गई तो मैं वापस ले जाऊंगा या मैं अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज करता हूँ, मैं मशीन लेकर आया, तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा बाय प्लांट एट साइट, और बाय प्लांट रिटर्न और सोल्ड, और बाय प्लांट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे पॉइंट प्लांट के हैं। अब कई बार कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं जी मशीन में अपने आप ले आऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम रेगुलर चलता रहता है, तो उस केस में सिर्फ मैं मशीन का डेप्रिसिएशन और एक्सपेंस लगाऊंगा। और तो इसमें एक तरीका ये है, लेकिन आप उसको कई बार ऐसे भी शो कर सकते हो कि प्लांट परचेज अगर आपके लिए किया, तो या तो प्लांट आपके साइट पे पड़ी होगी, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो क्रेडिट में आकर लिख दिया, आपने वापस कर दिया, किसी और को सोल्ड कर दी तो क्रेडिट एसेट जा रहा है, और खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तब भी क्रेडिट। और अगर कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया था जब भी हमने डिस्कस किया था कि जो मैं स्टील वर्क, मान लीजिए मैंने स्टील वर्क वाले को बुलाया, मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में, तो मतलब मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सारे खर्चे लिख रहा हूँ डेबिट में। कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ वो आ गया, कोई अदर एक्सपेंस पेड या आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो आ गया, तो ये सारे डेबिट में आ गए खर्चे। क्रेडिट में क्या आएगा, एक तो मैंने आपको बता दिया था कि जितना मटेरियल लग गया तो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं लगा मैं उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करूँ, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। जैसे ओपनिंग इधर आता था, क्लोजिंग इधर आता था, तो क्लोजिंग वाले बच गए। तो बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल लॉस्ट और डैमेज या चोरी हो गया, तो ये सारा मटेरियल का पार्ट है। प्लांट का मैंने आपको बता ही दिया, इनमें से कोई भी होगा, ये सिंपल मेंशन है। खर्चे सारे इस तरफ, लॉसेस सारे इस तरफ जो भी आपका माल यूज नहीं हुआ, मटेरियल या प्लांट, वो सारा क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि वो हमारा खर्चे का पार्ट नहीं है, जितना खर्चा तो हमने यहाँ लिख लिया। अब मान लीजिए मैं लेकर आया था 20,000 का मटेरियल, लेकिन मैं कहता हूँ 5,000 का बच गया, तो मैं 5,000 यहाँ लिख दिया, तो कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली मेरा मटेरियल लगा कितने का, 15,000 रुपए का। तो कहने का मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट।
मेरा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्टी मुझे पेमेंट करेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ पर सिंपल एकदम बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उससे पेमेंट आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लिखेंगे बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड, जो भी हमने यहाँ पढ़ा था। उसके आर्किटेक्ट ने हमारा वर्क सर्टिफाई कर दिया, मुझे इतनी पेमेंट मिल जाएगी या मिलनी होगी। वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड मतलब अभी हमने काम कर दिया, पूरा नहीं हुआ, तो वो भी हमारा इनकम का ही पार्ट है कि उसको हम पूरा करेंगे तो हमें पेमेंट मिल जाएगा। तो ये WIP, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, उसमें भी डिस्कस करेंगे। अगर ये क्रेडिट साइड है, अगर ये बड़ी आ रही होगी, इनकम साइड बड़ी आ रही होगी, एक्सपेंस साइड छोटी आ रही होगी, तो यहाँ आता है प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर एक्सपेंस बड़े हैं और इनकम छोटे हैं तो यहाँ आएगा लॉस, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मान लीजिए WIP या कुछ ऐसे आया, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट की जगह हम यहाँ लिख देते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट मतलब अभी ये प्रॉफिट एग्जैक्टली हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। तो मेरा इसमें कॉन्सेप्ट आपको यही था बताने का कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती क्या है, ठीक है, और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी, मेन आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड है। क्योंकि सेकंड वीडियो जो हमारा है वो इसी के ऊपर है, द प्रोजेक्ट विच आर नॉट कंप्लीटेड, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स। तो वहां पर मैं आपको ये नोशनल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये टर्म डिस्कस करूंगा, जो आपको और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। और इसकी फिर आगे वाली वीडियो में हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप पहले इस वीडियो को अच्छे से और फॉर्मेट आप जरूर उतार लेना, बिकॉज वही आपको आगे आने वाली वीडियोस में हेल्प करेगा। सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। So please watch out all the videos. Thank you so much.